से साजिद साहब ने आपको इसके अंदर एंटर करवा दिए, लेकिन आपके इंटरव्यूज़ भी बहुत वायरल होते हैं। इसका सिलसिला आपका कैसे शुरू हुआ? आपने कैसे सोचा कि अब मुझे इंटरव्यूज़ भी करने चाहिए और वो हिट भी होते हैं? अच्छा, एक तो बात ये है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब इसी नीयत से कर रहे होते हैं कि उनका इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, वायरल हो, आज के व्यूज़ आए। तो ये ख्वाहिश तो सबकी है और मेरी भी ख्वाहिश होगी यकीनी तौर पे। लेकिन इसके लिए आपने डिफरेंट क्या किया? यानी अगर एक ही शख्सियत है, उसको सभी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, या तो ऐसी शख्सियत है जिस तक किसी को रिसाई नहीं है, या आप कोई बैकग्राउंड में से कोई नई चीज़ निकाल के लाए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन निकाल के लाए हैं, या वो आपके इंटरव्यू में कोई बात ऐसी कह गए हैं। यानी मुझे याद है कि जब मैं ये वाला डिजिटल मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मेरी एंट्री हुई, तो हमारे पहले 2 प्रोग्राम थे, वो वायरल तो हुए, लेकिन उसे BBC अल जज़ीरा ने कोट भी किया। यानी पहला जो इंटरव्यू था वो भी दिलचस्प वाकया है कि टीवी ने मुझे ऑफर किया कि आप टीवी के लिए प्रोग्राम किया करें। मैं डिजिटल पे कर रहा था, हम शॉर्ट इंटरव्यूज करते थे, उसमें से कोई चीज़ निकालते थे, निकल जाती थी। अब बाज़ लोगों ने कहा भाई वो तुम खेलते थे T20 के, तुम खिलाड़ी थे, ये है टेस्ट मैच या वनडे है, ये ज़रा मुख्तलिफ है, फर्क है। इसमें बड़ा 1 घंटा होता है, 40 मिनट में बात करने का मार्जिन होता है, ये नहीं है 10 मिनट में आपने बात की और निकल गए। तो हमने बड़ी कोशिश की कि पहला इंटरव्यू है वो किसी बड़ी शख्सियत का हो, बड़ी अहम सियासी शख्सियत का हो। हम मरीम नवाज से कर लें, परवेज लाई से कर लें, कोई किसी से हमें वक्त नहीं मिला। फिर राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे उन दिनों में, ये अभी 2022 की बात जी, ये पूरी तो राना चेंज के बाद, हाँ, राना सनाउल्लाह साहब से वक्त लिया, हम चले गए। अब मैं कुछ लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो रुकावटें आती हैं, अभी देखें ना हमारे इसमें बिस्किट आ गए, चाय आ गई, चाय बारबेक्यू नहीं है, रुकावट ही है। लेकिन ये ऐसे नहीं है जिस तरह लोग देख रहे हैं ना कि यार ये तीनों तैयार होके आए हुए हैं, मेकअप किया लड़की ने, ये तीनों गप्पे लगा रहे हैं, बस इनका प्रोग्राम हो गया, महीने के पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब की हम जो घर है वहां पे बैठ के वेट कर रहे हैं, और मैं वेट नहीं कर रहा, डॉक्टर तारिक फजल और इस तरह के लोग वेट कर रहे हैं। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे वेट करना पड़ा। मेरा पहला प्रोग्राम है टीवी पे, टीम जो मेरे साथ आई है पहली मरतबा मेरे साथ काम कर रही है, तो प्रोड्यूसर बार बार मेरे कान में आगे क्या कह रहा है, सर देखें ये तो ज्यादती है, उन्होंने हमें इतना वेट करवाया। हाँ। वो ना मुझे उठा रहा है, मेरे अंदर वाले जट को ना उठाने की कोशिश कर रहा है कि भाई छोड़ के आ जाओ, ये बड़ा जगा रहा था। रोजों के दिन है, मैंने कहा नहीं भाई इंटरव्यू करके जाएंगे अब यहाँ से। एक फेडरल मिनिस्टर थी मरियम औरंगजेब, उन्होंने मुझे डन कर दिया हुआ था कि मैं आपको इंटरव्यू देती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं राना साहब का पहले इंटरव्यू कर लेता हूँ, फिर मैंने सोचा इनका भी कर लूंगा, अगले दिन वो चल जाएगा। वो उधर इंतजार करके वो चली गई, राना सनाउल्लाह साहब इंतजार करवा रहे हैं। 3 घंटे के बाद जब हम सोफे पे बैठे हैं ना और इंटरव्यू करके जब हम निकले हैं, इंटरव्यू जब नशर हुआ है, तो उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा या हम रहेंगे या इमरान खान, वो बड़ी बात, ये इतनी बात थी कि या हम कत्ल हो जाएंगे या वो, इस तरह से धमकी थी या क्या था, ऐसे जो भी नाम दे। ये पहला इंटरव्यू था, ये पहला इंटरव्यू था, पहला टीवी प्रोग्राम था। सिर्फ ये 30-40 सेकंड, 45 सेकंड होंगे, और ये फिर इतना चला कि इसे अल जजीरा ने, BBC इंटरनेशनल मीडिया ने घंटे आपके जो है ना वो पूरे वो हो गए। लेकिन लोगों को क्या नजर आया होगा कि राना सनाउल्लाह को इन्होंने फोन किया होगा, राना सनाउल्लाह ने कहा होगा अच्छा है बैठे, आप खाना शाना भी खा, आपकी मर्जी का कुछ, मैं अगर आप कहें तो मैं इमरान खान को धमकी ना लगा दूं आपके प्रोग्राम में, ऐसे तो नहीं होता ना। दूसरा इंटरव्यू, अब पहला इंटरव्यू चल गया तो दूसरे इंटरव्यू के लिए कोई बंदा ही ना मिल रहा हो। अगले दिन इंटरव्यू इतवार को 7 बजे नशर होना है और 12 बजे तक मेहमान कोई नहीं। मैं आप लोगों को मैसेज कर रहा हूँ कि कोई आ जाए, कब वो आ जाए। फवाद चौधरी साहब का रिप्लाई आ जाता है उनके किसी बंदे का 1-2 बजे के, जी आप 3 बजे आ जाएं, 7 बजे नशर होना है, 3 बजे रिकॉर्डिंग के लिए बुला रहे हैं। हम चले गए। उस प्रोडक्शन के एतबार से मैं उस इंटरव्यू को अच्छा नहीं समझता, लेकिन कंटेंट के एतबार से बहुत अच्छा इंटरव्यू था। हम इस तरह खेल रहे हैं जैसे मैं बॉल फेंक रहा हूँ और वो जवाब दे रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, वो हैं भी इसी तरह मजेदार आदमी, हमारे दोस्त हैं और बड़े। वो उन्होंने एक जगह पे जाके, मैंने परवेज लाई साहब का सवाल किया तो परवेज लाई सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये तर्जुमान थे उस पार्टी के, ठीक हो गया। तो इन्होंने कहा जी परवेज लाई तो हांडी का मसाला है, जिस तरह हांडी का मसाला आपको चाहिए होता है, बस इतनी बात उन्होंने कही। वो भी चल गई बात, वो भी चल गई। यानी 1 दिन 2 दिन, और एक टाइम ऐसा आया कि मैं जहां जाऊं तो मुझसे लोग यही पूछें या फवाद चौधरी वाली बात कर दें या राना सनाउल्लाह वाली बात करें। तो मैं तो इसे सच्ची बात अल्लाह का करम समझता हूँ, बिल्कुल। और ये सोच के जाते हैं कि यार आज कुछ मुख्तलिफ निकालना है, आज कुछ मुख्तलिफ करना है, सवाल पूछना है, अगले की कोई इज्जत नहीं उतारनी, चीखना नहीं है, चलाना नहीं है, बात करनी है।
और इसमें से देखने वाले के लिए कोई नया पहलू आ जाए सामने, नई इन्फॉर्मेशन आ जाए, मेरे ज़हन में यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आप अपनी पूरी इस जर्नी को अगर आप देखें, आपने इतनी शख्सियात के इंटरव्यूज़ किए हैं, इतने सवालात किए हैं, क्योंकि सवालात से तो आप जाने जाते हैं, कभी कभी आपको ये सोच के होता हो कि नहीं ये सवाल इससे नहीं करना चाहिए था, या ये सवाल जो है ये मैंने कुछ गैर मुनासिब कर दिया है, तो ऐसा किसी शख्सियत के साथ या किसी इंटरव्यू में ऐसा हुआ हो? ऐसा शायद हुआ भी है ना, तो मुझे बड़ा एज हासिल है। हाँ। मेरा जो लहजा है ना, वो लहजा जो है वो अगर मैंने किसी से सख्त या थोड़ा सा तो सवाल भी पूछा है ना, तो वो इस लहजे ने कवर कर दिया है। यानी बहुत से लोग और बाद में आपने भी कवर कर दिया। हाँ, मैं भी बता दूं, मैंने भी कवर कर दिया। यानी मैंने सोचा है ना, तो मैंने बार सोचा कि अच्छा ऑडियंस क्या कह रही है। हाँ। तो ऑडियंस ने उसी लहजे की वजह से मुझे ना छूट दे दी है। ठीक है कि यार ये जो होता है ना बाज दफा अरुण तो देखिया तुझे बंदा कहता यार बंदा आके कितनी बदतमीजी ना बोल रहा है, हालांकि वो बंदे का नॉर्मल अंदाज होता है। हाँ। यानी उसके लहजा जो होता है वो उसको मरवा रहा होता है। मेरा लहजा मुझे बचा रहा होता है, और मुझे आज तक बचाता है। मैंने किसी से सख्त सवाल भी पूछा ना, तो लोग पता क्या कहते हैं, ये देखो ना यार इसने कितने आराम से सवाल पूछा, बात कर ली। और ये खलील रहमान कमर साहब को क्या हो गया यार, इनको गालियां देना शुरू हो गए। ये वाकया बहुत मशहूर हुआ है। हाँ, ये बड़ा चला था। खलील रहमान कमर साहब का हम इंटरव्यू करने गए, और उनसे मैंने 1-2 सवाल पूछे। उन्होंने कहा ये भाई ये सवाल नहीं पूछे, ये ना पूछे। नहीं, वो लाउड हो गए थे, शाउट करने लग गए थे। फिर उन्होंने उसमें कुछ कहना भी शुरू कर दिया। वो कैमरा बंद करवाया, वो चल गया। कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया, कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैंने उनको जाने का नोटिस भेजा 10 करोड़ का। उसका बात बड़ी आगे पहुंची। अच्छा, इन दोस्तों का एक मैं काम करता होता हूँ। ये है हमारे एक दोस्त बिलाल गौरी हैं, और इस तरह के दोस्त हैं जो पंगे पुंगे लेते रहते हैं। तो ये सबसे पहले मैं राब्ते में आता होता हूँ, और मैंने इनका कोई ना कोई ट्वीट और मैसेज करना होता है, सबसे पहले ये मैं क्रेडिट लेता हूँ। तो साहिल साहब आपको नहीं अभी तक कोई गिल्ट हुआ कि भाई मैंने इनको क्यों सहाबत में लेके आया? नहीं, गिल्ट नहीं, वो तो एजाज की बात है। अब फरूख बैठे हैं, अब ये देखें कि ये इन्होंने मनवाया है अपने आप को, तो ये गिल्ट तो नहीं है ना फिर। अब मतलब अब तो हम कहने वाले हैं कि भाई ये देख लें, हम तो वाले साहब को भी कहने वाले हैं कि भाई हमने जो कहा सच साबित हुआ। वो मैं बताता हूं ना, ऐसा नहीं है। मैं ये वैसे मैं ऑन अ लाइटर नोट पे कह रहा हूं, वो कहते हैं ना नकामी दा कोई नहीं हुंदा, कामयाबी दा 100 मां पे हुंदे ने। ठीक है, ये अच्छा मैं बताता हूं, अच्छा ये शुक्र है अल्लाह का, तो क्रेडिट लेना चाहिए। मैं तो अपने कुछ लोगों को ऐसा भी जानता हूं कि जिनको मैं एक अखबार में गया, मैंने कहा सर मैं कॉलम लिखना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे से काम करवाते रहना, कॉलम ना मेरा छापना, काम करवाते रहना, कॉलम ना छापना। फिर वो शाम में कहीं ड्यूटी करते थे, मुझे कहते थे बरखुदार बाइक निकालो ना, मैं पैसे लेता हूँ, याद रखना मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज से पढ़ने के बाद मैं वहां आता हूँ, मैं उनको फिर छोड़ने जाता हूँ एक और दूसरे इदारे में। तो इस तरह उन्होंने 6 माह मेरे साथ सलूक रखा, कॉलम ना छापा मेरा। फिर भी मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, मैं ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। मैं जब अल्लाह ने इज्जत दे दी तो एक जगह पे मुलाकात हो गई किसी टीवी चैनल में, तो वहां पे 10-15 लोग खड़े हुए थे। वही साहब आए, मैं बता ये रहा हूँ कि किस तरह, ठीक है, इस तरह हाथ रखा मेरे इधर, पता है किधर शागिर्द है? हाँ, पता है? हाँ जी। अब सारे पूछे किधर किधर किधर, मेरा शागिर्द है, मैं सिखाया है। अच्छा, मैं अब हमारे वालिदा ने ये तरबियत की हुई कि मैंने मौका दिया, जी जी उन्होंने सिखाया, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे लोग हैं, इनका तो क्रेडिट ये लें तो मुझे खुशी होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं, जिनको नहीं भी देना, और वो जबरदस्ती जिनको लेना चाहिए वो भी नहीं लेते। यानी हम जैसे लोग हैं कि ये क्या, अरे ये तो एक फर्ज है, लेकिन किसी को राह दिखाना, किसी राह दिखाना कि आप इस रास्ते पे चलो, सही रास्ता दिखाना, क्योंकि रास्ता गलत भी आप दिखा सकते हैं और सही भी दिखा सकते हैं। काम है इतना। और अगली बात मैं आपको बताऊं, क्रेडिट इंसान का अपना होता है। फरूख शहबाज अगर जैसे कह रहे हैं ना कि कामयाबी के तो सारे होते हैं, यानी उसको समेटने वाले सारे होते हैं। अगर फरूख शहबाज स्ट्रगल ना करते, अगर फरूख शहबाज मेहनत ना कर, मुझे पता है ये फजर को लेके, मुझे पता है कि एक वक्त भी वो भी मुझे पता है, मेरे सामने की बात है कि ये निकल पड़ते थे। ये इधर राब्ता कर, इधर मिल, खबर इकट्ठी कर, उसको मिल, ये सारा दिन इनका एक स्केड्यूल होता था। ये बताएंगे कि ये गुजर रहे हैं, इनको किसी एक ने कहा कि अच्छा मैं बिजी हूँ, इन्होंने दूसरी तरफ राब्ता करना शुरू किया। और हम उस वक्त इनको रोकते होते थे, कभी कभी मजाक भी करते थे कि बस कर दें, छोड़ें, वो फलां को ना मिलें। इनको हम छेड़ते थे कि अताउल कासमी साहब भी इनका देखें, इनका और उनका कितना फ़र्क है उम्र का और तजर्बे का। लेकिन जब वो भी इनको मिलेंगे तो इंतहाई बेतकल्लफी से मिलेंगे। ये इनका खासा है कि ये लोगों में ना घुस जाते हैं और उनको ना गर्विदा कर लेते हैं अपने मिजाज से,
आदात से और अपनी गुफ्तगू से, तो वो बड़े कंफर्टेबल, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो इनके साथ इन्होंने वहां से सीखा है, वहां से भी रास्ते मिलते हैं। तो ये इनकी कामयाबी है, ये किसी का भी 2018 तक की अगर मैं बात करूं ना, 2015 तक भी बात करूं, यानी मैं कुछ नहीं था, जब कॉलम लिख रहा हूँगा या हल्के फुल्के किसी इदारे में काम कर रहा हूँ, तो मैंने को पाकिस्तान का कोई मारूफ जर्नलिस्ट जिसने अपना मकाम बना लिया हो, कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा था जो मेरे घर ना जो या ये उनको ना मिले हो। हाँ, या मैं ना मिला, ये बात है, ये कोई बंदा नहीं छोड़ा, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे कराची में हो, चाहे वो लाहौर में है, तो फिर तो वो नहीं बच सकता हमारे। यानी मुजीबुर रहमान शामी साहब से मिलना शुरू किया तो उन्होंने अपने जो बाकायदा उनके खाने होते थे उसमें शरीक कर लिया, अपनी महफिल का हिस्सा बना लिया। हफीजुल्लाह नियाजी इस्लामाबाद से जावेद चौधरी थे, मेरे घर आ गए, तो जिस दिन वो मेरे घर आए तो मेहमान बाकी भी थे, सोहेल बड़ाई साहब और बाकी लोग भी, तो मुझे एक बंदे ने साइड पे जाकर कहा, यार तो जावेद चौधरी साहब घर किस तरह बुलाया, यानी आते नहीं, ये तो आते ही नहीं, आते नहीं ज्यादातर, ये है बस मुझे शौक था, मैं उनको बुला लिया। तो ऐसा कोई बंदा नहीं इस्लामाबाद का। अच्छा, वो जब आपके घर आते हैं फिर आपके वालिद साहब का क्या रिएक्शन होता है? वो ये चले, अच्छा सवाल है, ये बताएं। अच्छा सवाल है। वालिद साहब जो है, एक तो ये ना कि मानने में टाइम कैसे लगा, एक लम्हा आया, एक वक्त आता है। मैं ना रूटीन में हमारी हर हफ्ते हम जाते थे बानो कुत्सिया साहिबा के पास, बानो आपा जिन्हें हम कहते हैं, और कौन नहीं है जो उनको और उनके हस्बैंड इशफाक साहब को कौन ना जानता हो। पाकिस्तानी किसी ने अगर कोई पढ़ने लिखने से थोड़ा सा भी ताल्लुक है तो उनको जानता हो। बिल्कुल सही। तो मैंने ना उनके पास जाना शुरू कर दिया रेगुलर, और बड़ा मेरा अच्छा ताल्लुक हो गया। मैंने उनके इंटरव्यूज किए, उन्होंने मुझे बुक अपनी गिफ्ट लिख के दी, उन्होंने अपने नशिस्त का हिस्सा बना लिया हमें। वहाँ पर सभी होते थे, ये नूरुल हसन, इफ्तिखार रफी, जितने बड़े आपको एक्टर्स नजर आ रहे हैं लिखने वाले। तो एक दिन मेरे वाले साहब ने कहा, यार मेरे उनके दोस्त थे कोई बिहाड़ी के, और उन्होंने कहा कि जी वो यार तू बड़ा जानना है बानो आपा को, तो वही उनसे मिलवा सकते हो हमें। अब उन्हें यकीन नहीं है कि बानो आपा का एक लेवल था, अल्लाह उनको जगह दे, और वो इतनी बड़ी लिटरेरी पर्सनैलिटी थी। तो मैंने कहा जी मिलवा सकते, कोई मसला ही नहीं। मैंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी शाम में आ जाएं। शाम में चले गए, उन्होंने खाना खिलाया ये वो, और वालिद साहब को कहा कि भाई बच्चा आपका बड़ा टैलेंटेड है। तो मेरे वालिद साहब थोड़े से इस वाले से कंजूस हैं कि वो हमारी तारीफ उन्होंने कभी खुल के नहीं की हमारे साथ। खुल के क्या की नहीं, ऐसे ही है। उनको शायद ज़हन में आया कि बच्चे शायद ना आपके से बाहर हो जाते हैं, उनका भी अपना वो सलीका होगा। हम चारों भाई अच्छी जगहों पे हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुल के इस तरह से नहीं, शायद अब थोड़ा करना शुरू हो गया। लेकिन उस वक्त ना उन्होंने आके मेरी वालदा को कहा कि मुझे लगता है कि अब ये जर्नलिज्म में इसका कोई मुकाम बन जाएगा, कि मुझे बानो कुत्सिया ने कहा है कि आपका बच्चा बड़ा टैलेंटेड है। तो मेरा तो ये बानो आपा का बड़ा क्रेडिट है जिन्होंने ये घर वालों के ख्यालात चेंज कर दिए। फिर जब ये लोग मेरे पास आते थे ना, ये सहाफ़ी या अदीब ये वो, तो मेरे वाले साहब पता है मुझे क्या कहते थे, वो क्या इंतजाम किया हुआ इनके लिए। यानी बाद में ये चेंज आया। फिर उन्होंने देखा कि यार इतनी बड़ी, वो खुद टीचर थे, वो जानते थे सबको। उन्होंने कहा यार ये इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज कैसे आ जाती हैं, यानी ना ये कोई इतना मारूफ आदमी है, ना कोई इसका कोई बड़ा, इसका मतलब है कि यार कुछ है ऐसा, या इनसे कोई अकीदत का ऐसा कोई ताल्लुक ये बनाता है कि जिसके बाद वो आते हैं तो मुझसे पूछते थे कि भाई बंदोबस्त किया हुआ है पूरा, अच्छा किया हुआ है। और फिर जब सियासी शख्सियात भी मेरे घर आना शुरू हुई ना, तो ये भी उनके लिए एक बड़ा था कि हमारे तो आगे पीछे कोई ना सियासत में थे, ना कोई सहाफत में थे। तो ये सब कुछ अल्लाह ने जब दिया है, तो फिर तो आपके ये तो घर वाले हैं ना। फिर तो अब मुझे एक जगह पे मैं गया, उन्होंने कहा जी आपके कजन भी आए थे, हमने उनको 40% डिस्काउंट भी दिया। मैं कहा क्या नाम था उनका? कहता जी जैन नाम था उनका। मैं कहा मेरा कोई कजन नहीं है। एक वक्त आता है फिर ये नाम यूज किया जाता है। हाँ, मुझे एक दिन सुहेल साहब ने किया फोन, वो आप यार मैं चला गया था, आपने जाते हुए कार्ड दोनों को हमें देते जाना है। कहते यार मैं चला गया था। मैं कहा किधर सर? कहते यार वो आपके दोस्त ने फोन किया था, उन्होंने बताया था कि आपने नंबर दिया, ये मेरे से किसी ने रैंडम उनका नंबर मांगा। अच्छा। और मैंने दे दिया। वो भी इतने सादा आदमी है कि उन्होंने फोन करके बताया कि मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा था सर, उन्होंने आपको बताया ही होगा। तो वो चले गए उस तकरीब में। तो मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि वो मेरा दोस्त नहीं है। मैंने कहा सर आइंदा ना आपने मुझसे पूछ के जाना, अगर मैं रेफर भी करूँ ना, आपने सर मुझसे एक मतलब पूछ लेना है कोई दोस्त क्या भी रहा हो। तो बाद में तो फिर ये भी होता है। और बड़े बड़े मजे की सीन एक ये भी है कि आप पहचाने जाते हैं तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि आप कौन है। मैं अभी कॉफी शॉप पे गया हूँ कुछ 6 दिन पहले, मेरे साथ मेरा दोस्त था,
उसने कहा यार लोग तुम्हें बड़ा घूर रहे हैं, यानी घूर रहे हैं से मुराद पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, पहचान कौन लिया। है। तो जब हम उस पे गए बिल करवाने गए तो लड़का आगे से कहता सर आप टिकटॉकर है ना। वो इतना हंसा मेरा साथ वाला। अच्छा थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ, मेरी टेबल पे आया, कहता सर मुझे पता चल गया आप जर्नलिस्ट हैं। तो मैं नहीं आगे से कहता, कोई मसला नहीं, मैं आगे से कुछ नहीं कहता। हमारा दोस्त है वसीम बदामी, सभी जानते हैं। तो वसीम बदामी को एक दिन फ्लाइट के पीछे से लड़का आया आवाजें लगाते हुए, ये आगे बैठे हुए थे, सर आई एम बिग फैन ऑफ यू, ये वो आ गया पास। अब ये बदामी साहब ने खुद वाकया सुनाया हमें। कहते उसने मेरे साथ तस्वीर ली, मैं बड़ा खुश कि फ्लाइट सारी देख रही है, मेरे से तस्वीर ली। कहता सर जो आपने ताजदारे हरम पढ़ी है ना, वो आतिफ असलम समझ रहा था। वो आतिफ असलम समझ रहे थे। अच्छा अब कहते मुझे जब ये पता चल गया ना ये मुझे आतिफ असलम समझ रहे हैं, तो कहते मैंने फटाफट उससे कहा जी जी बहुत शुक्रिया, मैं फटाफट आगे चला गया। कि मजीद राज खुले, इससे बेहतर है कि मैं आगे ही चला जाऊं।